क्या वास्तव में ब्राह्मणों ने दलितों का 3000 साल तक शोषण किया? 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था। 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण। क्या वास्तव में दलित जैसा कुछ शब्द आज से 3000 साल पहले एग्जिस्ट भी करता था? क्या पुराने जमाने के सारे राजा ब्राह्मण हुआ करते थे? क्या रिजर्वेशन दलितों को देना सही है, या फिर भीमराव अंबेडकर के अनुसार रिजर्वेशन क्या है और किसको मिलना चाहिए? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे कि रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए और इसका इतिहास क्या है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा लगभग 3500 वर्ष पीछे, यानी कि 1500 बीसी से 1200 बीसी के बीच में, यानी कि जिसे इतिहास का ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के उल्लेख मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्या ये वही 4 वर्ण हैं जिनकी वर्ण व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था के समान है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। कई विद्वानों का मानना है कि उस समय वर्णों का बंटवारा केवल उनके कार्यों के आधार पर किए जाते थे। कोई अगर व्यापार करता था तो उसे वैश्य की कैटेगरी में रखा जाता था, कोई अगर ज्ञानी होता था तो उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी प्रकार से सभी के कार्यों के अनुसार उसके वर्ण विभाजित थे। लेकिन सवाल यह आज उठता है, क्या आज से 3000 साल पहले दलित नाम का कोई शब्द भी था? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आप पूरे हिस्ट्री में ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी दलित शब्द का प्रयोग एंशियन हिस्ट्री में नहीं किया गया है। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों की अगर माने तो दलित के स्थान पर शूद्र, अंत्यज, चांडाल और अप्रस्य जैसे शब्दों का वर्णन मिलता है, लेकिन दलित जैसे शब्द का वर्णन पूरे ग्रंथों में, इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। दलित शब्द का निर्माण 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ, जिसका प्रयोग भीमराव अंबेडकर ने अपने आंदोलनों में किया और जिसका प्रचार प्रसार किया, जिसको आज हम लोग दलित के नाम से जानते हैं। हम लोग अगर इसके आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे कि तब आता है मौर्य साम्राज्य, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 बीसी के अराउंड में करी थी। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे कौटिल्य, जिन्हें हम लोग परंपरा के अनुसार ब्राह्मण मानते हैं। जिसके बाद आते हैं सम्राट अशोक, लेकिन उनके भी जीवन काल में और उनके शासन काल में कहीं पर भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कौटिल्य के लिए हुआ क्योंकि वो ज्ञानी थे। लेकिन इसको इस तरीके से बोलना कि ब्राह्मणों ने दलितों का पिछले 3000 साल तक शोषण किया, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद जब हम लोग गुप्त काल में आएंगे तो इस गुप्त काल में कई सारे राजा हुए, जिसकी शुरुआत श्री गुप्त ने करी है। इन्हीं में से एक राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासन काल में एक चीनी यात्री फहान आया था, जिसने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय चांडाल नाम की एक प्रजाति हुआ करती थी, जिसको लोग छूने से और उनको विहीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन इस समय आप ये बोल सकते हैं कि चांडाल नाम की जो जातियां थी उनको एक विहीन दृष्टि से समाज के द्वारा देखा जाता था, लेकिन वो दलित थे कि नहीं, इसके प्रमाण भी कहीं नहीं मिलते। गुप्त काल के खत्म होने के बाद अगर कोई नंबर आता है वो है मुगल एम्पायर का, लगभग 1526 ईस्वी के आसपास, जिसका पहला राजा कहूं या शासक वो था बाबर। तो अगर मुगल काल की हम लोग बात करें तो उस समय जाति की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि केवल लोग वहां पर धर्म के नाम पर बट रहे थे। क्योंकि लोग बोल रहे थे हम इस्लामिक हैं, हम हिंदू हैं, वहां पर जाति की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए वहां पर भी किसी भी प्रकार के दलित शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। ना पर यह प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों का वहां पर अत्याचार किया, क्योंकि वहां पर हिंदुइज्म सबसे ऊपर था। वहां पर जातियों को देखना नहीं माना जाता था। वहां पर यह बोला जाता था कि हम हिंदू हैं, हम कर देंगे, हम जजिया नहीं देंगे, ये सब बातें होती थी। लेकिन पर्टिकुलर किसी जाति को, किसी विशेष जाति को प्रताड़ित करने के प्रमाण वहां पर भी नहीं मिलते। अब हम लोग चलते हैं सीधा अंग्रेजों के शासनकाल में, यानी कि लगभग 1757 के आसपास। वहां पर हम लोग अगर पहुंचेंगे तो लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। लोग बोलते हैं कास्टिज्म सिस्टम जो है वो अंग्रेजों ने सबसे पहले चलाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग अगर पुराने इतिहासकारों को, अगर जो चीनी यात्री या जो भी विदेशी यात्री आए हैं उनके अगर लिखे गए इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि भारत में कास्टिज्म सिस्टम पहले से था। अंग्रेजों ने उसको पूरी स्टैब्लिश नहीं किया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको एक औपचारिक रूप में निर्धारित कर दिया था। क्योंकि 1881 में अंग्रेजों द्वारा पहले जनगणना कराई गई। उस जनगणना में लोगों से उनकी जाति, उनका नाम, उनका काम और उनका रहन सहन पूछा गया, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने कास्टिज्म सिस्टम को प्रमोट किया है, स्टैब्लिश नहीं किया। लोगों के अंदर यह भ्रम है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे, यानी कि भीमराव अंबेडकर के ऊपर। क्योंकि लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो गई है कि कास्टिज्म सिस्टम और रिजर्वेशन सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने प्रमोट किया है वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग अगर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में लिखी गई थी, उसमें साफ साफ उन्होंने ये लिखा है कि अगर हम लोग समाज में जन्म आधारित
जातियों के आधार पर अगर लोगों को बंटवारा करने लगेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसका विरोध हमें खुल के करना चाहिए। और वो खुद देश में समानता चाहते थे, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों किया, ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है। उन्होंने कास्टिज्म को प्रमोट नहीं किया, बल्कि वो खुद देश में समानता चाहते थे। क्योंकि जब संविधान बना और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी है, जिसको लोग बोलते हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए वैलिड बताया था, जो कि उनकी आधी जानकारी है। क्योंकि संविधान में आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 46 ये सारे आर्टिकल हमारे संविधान में स्पेशली डाले गए थे, जिनमें से अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान है। लेकिन हम लोग अगर बात करें उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पे लोग बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने केवल 10 साल के लिए आरक्षण को वैलिड बताया था, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने राजनीतिक आरक्षण को 10 साल के लिए वैलिड बताया था कि संविधान में लोकसभा में बैठने वाले लोगों की जो अनारक्षित और आरक्षित जातियां हैं उनके लिए ये 10 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने उसको आगे के लिए और बढ़ा लिया। उनका कहने मतलब यह था कि सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन को 10 साल के वैलिड बताया था, जो कि पॉलिटिकल था, यानी कि राजनीतिक शिक्षा के आधार पर, समाज के आधार पर और अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इसके आधार पर किसी प्रकार की कोई नहीं मिलती है कि उन्होंने इसको कब तक एंडिंग नहीं बताई थी। और आप बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पे सब लोग परेशान हैं, क्या आरक्षण सबको मिलना चाहिए? वेल, अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो आरक्षण सबको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं ब्राह्मणों ने 30 साल तक दलितों का शोषण किया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर 30 साल तक किसी व्यक्ति का शोषण होगा, किसी समाज का शोषण होगा, तो वो समाज ही खत्म हो जाएगा। इसके उदाहरण हम लोग को बहुत मिलते हैं। और दूसरी बात, अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो रिजर्वेशन देना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को रिजर्वेशन देना जो एक सामान्य स्थिति से ऊपर उठ चुका है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि लोग SC, ST और OBC के नाम पर कोई भी रिजर्वेशन ले रहा है, फिर उनकी चाहे सामाजिक स्थिति और चाहे आर्थिक स्थिति कुछ भी हो चुकी हो, अगर वो SC, ST हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, बिल्कुल खंडन करता हूं। क्योंकि अगर जैसे EWS जो बनाया गया वो समान वर्ग के उन लोगों के लिए बनाया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी आय 8% से कम है। लेकिन अगर मैं गारंटी के साथ बोलूं तो अगर कोई इस पे रिसर्च करवा ले, कोई इस पे जांच करवा ले, 70% वो लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति इससे अच्छी है, तब भी वो EWS का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि कई लोग EWS का फायदा उठा ही नहीं पाते। एंड सबसे पहली बात तो, अगर आपको किसी को आर्थिक स्थिति के रूप में अगर आरक्षण देना ही है, उसका सपोर्ट करना ही है, तो आप उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में फीस मुक्त कराइए ना। अगर वो SC, ST है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसे कि EWS वाले होते हैं, तो उनकी आप फीस मुक्त कम कराइए। मेरिट के हिसाब से क्यों करना है? क्योंकि सामान्य वर्ग का बच्चा और SC, ST बच्चा पढ़ता तो एक ही कोचिंग में ना, दिमाग तो उसके पास एक ही है ना। तो फिर सामान्य वर्ग का बच्चा जब अच्छे नंबर लाता है तो उसको सिलेक्शन क्यों नहीं मिलता है, और SC, ST वालों को कम नंबर पर सिलेक्शन क्यों मिल जाता है? दैट इज माय पॉइंट। कि मतलब ऐसा नहीं है कि भारत की जितनी बड़ी कोचिंग है, बड़े इंस्टीट्यूट है, वहां पर कोई SC, ST का बच्चा नहीं पढ़ता होगा। जितनी भी IAS की कोचिंगें चल रही हैं, SSC कोचिंगें चल रही हैं, नीट की कोचिंगें चल रही हैं, JEE की कोचिंगें चल रही हैं, उसमें कोई SC, ST का बच्चा पढ़ता नहीं है क्या? जब सेम टीचर है, सेम बच्चा है और सेम माइंड है, तो फिर इतना आरक्षण क्यों? आरक्षण उनके लिए होना चाहिए जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, जिनके पास कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे नहीं हैं, उनको आरक्षण दीजिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन जो साथ में पढ़ रहे हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं, एक दिमाग है, एक नोट्स हैं, इतना भेदभाव क्यों भाई? ये लॉजिकल है? ये आप खुद बताइए आप लोग कि मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे बगल वाले पढ़ रहा है, बस मैं जनरल तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो ST है तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा, जबकि हम लोगों ने एक ही किताब से, एक ही टीचर से और एक ही नोट से पढ़ाई करी। मतलब क्या पागलपंती चल रही है इंडिया? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या ही पागलपंती चल रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो उन लोगों को दीजिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और वो भी कैसे कि उनकी फीस माफ कराइए। अगर वो EWS जैसी कोई कैटेगरी बनाइए, अगर उसके अंदर नहीं आते हैं वो, तो सिर्फ SC, ST के नाम पे, OBC के नाम पे रिजर्वेशन दे देना, आई थिंक दैट इज नॉट राइट एंड आई एम नॉट सपोर्टेड। इनफैक्ट कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा भाई इसको, लॉजिकल है ये। हर चीज सेम मिलने के बाद भी, क्योंकि क्या कोई बड़ा नेता SC, ST वर्ग का नहीं है? क्या कोई IAS SC, ST वर्ग का नहीं है? या कोई बड़ा खिलाड़ी SC, ST वर्ग का नहीं है? अगर वो बन सकते हैं तो ये क्यों नहीं बन सकते? मेरा सीधा सा लॉजिक ये है। मतलब अगर कोई SC, ST वर्ग का IAS बन जाता है तो क्या उसके भाई बहनों, उसके बच्चों को भी मिलना चाहिए आरक्षण? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर एक व्यक्ति एक समाज से, एक परिवार से ऊपर उठ जाता है तो उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा उड़ गया है और वो मदद कर सकता है आगे वालों की ऊपर उठने में। तो आई थिंक ये जो इस समय चल रहा है कास्ट सिस्टम, वो गलत है। इसलिए रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ, ये नारा को हटा के हम लोगों को रिजर्वेशन रिफोर्समेंट मूवमेंट लानी चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया पे जो नारा चल रहा है कि रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए कि रिजर्वेशन को रिफॉर्म करो, यानी कि रिजर्वेशन के सलीके को बदलो और देश बचाओ।
क्योंकि रिजर्वेशन हट नहीं सकता, क्योंकि अगर रिजर्वेशन हट गया तो रूलिंग पार्टी ही गिर जाएगी। भारत में रिजर्वेशन इज लाइक अ पॉलिटिकल, भारत से रिजर्वेशन हट जाएगा, ऐसी गलतफहमी जिन लोगों को भी है ना, मैं उनको बता दूं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब है इंडिया की पॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स ही इस बेस पे करी जाती है कि इसको इतना आरक्षण दिया जाएगा, इसको इतना रिजर्व किया जाएगा, सो ऑल। मतलब आप खुद देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र का नेता एमएलए एमपी चुनना है तो किस बेसिस पे चुना जाता है? उसके एजुकेशन पे, उसके एक्सपीरियंस पे, या उसके काम करने के सलीके पे, बल्कि इस बेसिस पे जोड़ा जाता है कि वो एरिया ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पर ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए, ये एरिया दलित बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पर दलित होना चाहिए। इनफैक्ट कई कई स्टेट में तो सीएम भी इसी बेसिस पे बनाए जाते हैं कि वहां पर जिसकी वोट बैंक होती है उस बेसिस पे यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जाती है। इसलिए मैं बोलता हूं इस तरीके का आरक्षण हटाया जाए ताकि इंडियन पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए, ताकि लोग आरक्षण को छोड़ के देश के विकास में काम करें, देश के विकास में ध्यान दें, ना कि इस बेस पे कि वो हमारी जाति का है हम उसको वोट देंगे। आई थिंक ये खत्म होना चाहिए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों को पिछले 3000 सालों से शोषित किया, दैट इज टोटली रॉन्ग। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस आइडियोलॉजी। और क्या आप भी अगर इसके सपोर्ट में तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।